नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो एक पति पत्नी की कहानी है। बहुत ही रोमांटिक है। ये कहानी है एक 27 साल के हैंडसम, थोड़ा अक्कड़ और कैरियर पर फोकस रखने वाले और शादी में बिल्कुल यकीन न करने वाले आयुष की, और 23 साल की खूबसूरत, समझदार, थोड़ी जिद्दी, अपने सपनों की दुनिया में जीने वाली काव्या की। परिवार वाले दोनों के माँ बाप जो इस शादी के असली जिम्मेदार हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक शादी के घर से। काव्या को जब पता चलता है कि उसकी शादी आयुष नाम के लड़के से जबरदस्ती करवाई जा रही है तो वो गुस्से से फूट पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई और रोमांटिक कहानी में जिसका नाम है अनचाही शादी। अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये कहानी है एक 27 साल के हैंडसम, थोड़ा अक्कड़, अपने कैरियर पर फोकस रखने वाले और शादी में बिल्कुल यकीन न करने वाले आयुष की, और 23 साल की खूबसूरत, समझदार, थोड़ी जिद्दी, अपने सपनों की दुनिया में जीने वाली काव्या की। परिवार वाले दोनों के माँ बाप जो इस शादी के असली जिम्मेदार हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक शादी के घर से। काव्या को जब पता चलता है कि उसकी शादी आयुष नाम के लड़के से जबरदस्ती करवाई जा रही है तो वह गुस्से से फूट पड़ती है। काव्या, मुझे अपनी ज़िंदगी किसी अजनबी के साथ नहीं बांधनी। ये रिश्ता मेरे लिए एक सज़ा से कम नहीं है। जिस लड़के को मैं जानती नहीं, प्यार नहीं करती, उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? अरे, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। आप लोगों ने ये फैसला करने से पहले मुझसे एक बार भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा? मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो मेरे मुंह में दूध की बोतल लगाकर मेरा मुंह बंद करवा दोगे आप लोग। ये मैं शादी हरगिज नहीं करने वाली। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? हाथ में छड़ी, सिर पर पगड़ी, कड़क आवाज़ सबके कानों में गूंज गई। ये है काव्या के दादाजी ठाकुर महेंद्र प्रताप। उनके अचानक आते ही सबकी नज़रें नीचे झुक गईं। उनके सामने मुंह खोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। काव्या जो इतनी देर से शादी ना करने का फैसला सबको सुना रही थी, उसकी भी दादाजी के सामने बोलती बंद हो गई थी। कैसा शोर शराबा मचा रखा है यहाँ? और काव्या, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम शादी करने से मना कर रही हो? वो दादू, मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे अभी आगे और पढ़ना है और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके डॉक्टर बनना है। एक बार मैं डॉक्टर बन जाऊं फिर शादी के बारे में सोच लूँगी, तब तक मुझे शादी नहीं करनी। काव्या धीमी आवाज़ में अपनी बात कह गई। जब तक हम जिंदा हैं इस घर में सिर्फ हमारी मर्जी चलेगी। हमारे ख़ानदान में आज तक हमारे फैसले पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। हमने उन लोगों को ज़बान दी है और आज तक हमने एक बार किसी को अपनी ज़ुबान दे दी, उसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन हम उन लोगों से नज़रें भी नहीं मिला पाएंगे। इसलिए हम आज ही सब कुछ छोड़कर अपने गांव चले जाते हैं, फिर जिसे जो अच्छा लगे करते रहना। इतना कहकर महेंद्र प्रताप जी अपनी छड़ी खटखटाते हुए अपने कमरे में चले गए और अंदर जाकर गेट बंद कर लिया। काव्या की माँ उसे समझाते हुए बोली, काव्या, तुमने बाबूजी का दिल दुखाकर अच्छा नहीं किया। आखिर वो घर के बड़े हैं। आज तक उनके सामने किसी ने भी ऊंची आवाज़ में बात करना तो दूर, उनसे नज़रें तक नहीं मिलाई हैं, और तुम उन्हें अपना फैसला सुना रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या हमने इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है कि तुम अपने घर के बड़ों से इस तरह से बात करो?
आज तुमने दादाजी का ही नहीं, मेरा और अपने पापा का भी बहुत दिल दुखाया है। हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हमने भी तुम्हारी शादी के लिए कुछ सपने देखे हैं। हम लोग जो भी करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। आखिर हमारा तुम्हारे सिवा और है ही कौन। लेकिन अगर तुम्हारा यही फैसला है तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आज से हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हें जो अच्छा लगे वह करना। इतना कहकर काव्या के मम्मी पापा आंखों में आंसू लेकर अपने कमरे में चले गए। अब कमरे में सिर्फ काव्या अकेली खड़ी रह गई। उसका मन कर रहा था कि वो चीख चीख कर रोए। वो अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। क्या मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी? क्या मेरी अनदेखी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दिल में जो जगह है उसके लिए है, वो कोई और कभी नहीं ले सकता, कभी नहीं। मम्मी पापा, आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं आप लोगों के पसंद के लड़के से शादी कर लूँ? तो ठीक है, मैं आप लोगों की खुशी के लिए ये शादी तो कर लूँगी, मगर उसे अपना पति कभी नहीं मान सकती। ये शादी मेरे लिए सिर्फ नाम की शादी होगी। काव्या का रो रो कर जब दिल हल्का हो गया तो वो दादाजी के पास गई और बोली, दादू दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। दादाजी ने दरवाज़ा खोला और बोले, कहो अब क्या कहना है तुम्हें? दादू मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप यहीं रहिए हमारे साथ। आपको गांव जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंदिनी की बात सुनकर महेंद्र प्रताप सिंह जी बहुत खुश हो गए और काव्या के सर पर हाथ रखकर बोले, मैं जानता था बेटी, तुम मेरी बात का मान जरूर रखोगी। सदा खुश रहो बेटा। हम जो भी करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। अब जाओ और अपने माँ बाप को भी ये खुशखबरी सुना दो। काव्या अपने माँ पापा के कमरे की ओर जाते हुए सोच रही थी, कैसा अजीब है मेरा प्यार, जिसे मैंने कभी देखा नहीं, मिली नहीं, और तो और उसका नाम तक नहीं जानती। उससे प्यार के लिए मैं अपने माँ पापा का दिल कैसे दुखाऊं? शायद मेरी तकदीर में मेरे प्यार से मिलना लिखा ही नहीं है। यही सोचते हुए काव्या अपने माँ पापा के कमरे में पहुंच जाती है। गेट पर नॉक करके बोली, माँ मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। काव्या की माँ थोड़ा नाराज़गी से बोली, माँ मैंने आप लोगों का फैसला मान लिया है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैंने दादू से भी अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांग ली है। अब तो आप मुझसे नाराज़ नहीं हो? काव्या की बात सुनकर उसकी माँ खुश हो गई और उसका माथा चूम कर बोली, मुझे पता था तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे हमारा सिर नीचा हो। सदा खुश रहो। आखिरकार दादाजी की जिद के आगे काव्या को अपना फैसला बदलना पड़ा और शादी के लिए हाँ कहनी पड़ी। काव्या के फैसले से सारे घर वाले खुश हो गए, सिवाय काव्या के। दूसरी ओर आयुष भी उतना ही नाराज है। मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, मुझे शादी करके बंधन में नहीं पड़ना। ये सब पागलपन है जिसे मैंने देखा नहीं, कभी मिला नहीं। ऐसे कैसे शादी कर लूं? आयुष के पिता यशपाल सिंघानिया अपनी तेज आवाज़ में बोले, तुमने हमेशा अपने मन की, हमने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन ये शादी ब्याह का मामला है। हम महेंद्र प्रताप सिंह जी को शादी के लिए हाँ कह चुके हैं। शादी तो होगी और यही होगी, चाहे तुम इस शादी को खुशी खुशी करो चाहे बिना खुशी के। आयुष अपनी माँ की मुंह की तरफ देखते हुए इशारे में मुंह बनाकर कंधे उचकाते हुए बोला, ये क्या ज़बरदस्ती है? आखिर मेरी ज़िंदगी है और मुझे पूरा अधिकार होना चाहिए अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने का। आयुष की बात सुनकर आयुष की माँ आयुष को समझाते हुए, देख बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। जो भी करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। और फिर काव्या एक अच्छे घर की लड़की है, बहुत संस्कारी है। हमने देखा है उसे, मिले हैं हम उससे। तुम्हें मेरी पसंद पर भरोसा नहीं है? लेकिन माँ, यशपाल सिंघानिया कड़क आवाज़ में
लेकिन कुछ नहीं, फैसला हो चुका है। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ काव्या से ही, और अब हम इस शादी को लेकर कोई भी बहस नहीं सुनना चाहते। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। पीछे से आयुष की माँ भी चली गई। आयुष अपने स्टडी टेबल के पास गया और ड्रॉअर में से एक डायरी निकालकर पिछली यादों में खो गया। जब वो मुंबई कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहा था, आयुष जल्दी में था। एक लड़की उससे टकराई और दोनों की बुक्स नीचे गिर गई। दोनों के सिर एक दूसरे से इतनी जोर से टकराए, जब तक आयुष उसे देख पाता वो जा चुकी थी। लेकिन इस तकरार में बुक्स की अदला बदली हो गई। उसकी डायरी आयुष के पास और आयुष की डायरी उसके पास चली गई। जब तक आयुष मुंबई के उस कॉलेज में रहा, उस लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर मिल न सका। उस डायरी के पते पर लेटर भी लिखे, मगर कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लगता है वो एक ख्वाब था। एक बार उस लड़की ने लेटर भेजा भी, मगर सिर्फ इतना कि मेरे एग्ज़ाम हो गए हैं और मैं अपने घर जा रही हूँ। आपकी डायरी मेरे पास है। मैंने उसे पढ़ा। ऐसा लगता है जैसे आपने अपना दिल निकाल कर उस डायरी में रख दिया हो। आज के बाद आपसे शायद बात ना हो पाए, मगर ना जाने क्यों ऐसा लगता है आपसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। आपकी डायरी मैं संभाल कर रखूँगी और मेरी डायरी आपके पास मेरी अमानत है। इसे संभाल कर रखना। मैं एक दिन लेने ज़रूर आऊँगी। आयुष अपने मन में इस अनजान लड़की से मुझे इतना अपनापन क्यों महसूस होता है। जब भी मैं इस डायरी को देखता हूँ तो एक अनजाना सा एहसास होता है, जैसे वो यहीं कहीं मेरे आसपास है। फिर अपना सिर छटकते हुए, पागल हो गया है आयुष, किस ख्वाब में जी रहा है। ये बस एक अधूरा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। वो मुझे कभी नहीं मिल सकती। इतना सोचकर डायरी फिर से संभाल कर रख देता है। इस तरह दोनों परिवार वालों के दबाव में शादी हो जाती है। शादी के मंडप में दोनों के चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। काव्या को ऐसा लग रहा था मानो उसके सारे सपने, सारे अरमान शादी के हवन कुंड में जल रहे हों। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। वो अपने मन में सोचने लगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने ही मेरी खुशियों को आग लगा देंगे। इस इंसान को मैं ठीक से जानती तक नहीं, जिसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं, उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। ये मेरी शादी नहीं, मेरी बर्बादी है। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। आयुष का भी गुस्सा साथ में आसमान भर था। वो दोनों शादी की रस्में ऐसे कर रहे थे मानो किसी पर एहसान कर रहे हों। आयुष अपने मन में, पापा मम्मी, आपको बहू मिल रही है, लेकिन मुझे पत्नी नहीं। मैं इस शादी को लेकर खुश नहीं हूँ। शादी संपन्न हुई। पंडित जी की आवाज़ सुनकर दोनों अपने अपने ख्यालों से बाहर आए। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंजने लगी। चलो बेटा, अब तुम दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लो। दोनों ने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। काव्या की मम्मी उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए बोली, काव्या बेटा, शादी एक पवित्र बंधन होता है। इसे पूरी ईमानदारी से निभाना। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप चिंता मत करो बहन जी, काव्या अब तुम्हारी ही नहीं, हमारी भी बेटी है। आयुष की माँ हंसते हुए बोली, जी बिल्कुल, काव्या अब आप लोगों की अमानत है और हमें पूरा भरोसा है आप लोग उसका बहुत ख्याल रखोगे। काव्या अपने घर वालों से इतना नाराज़ थी कि किसी से ठीक से गले भी नहीं मिली। इस तरह काव्या अपने मायके से विदा होकर सिंघानिया मैंसन ससुराल आती है। शादी के बाद पहला दिन काव्या अपने कमरे में बैठी रो रही है। आयुष गुस्से में कमरे में आता है। देखो, मुझे ना तुमसे कोई मतलब है ना इस शादी से। ये सिर्फ नाम की शादी है। तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मैं अपनी। काव्या पलट कर जवाब देती है, मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है ना आप में और ना इस ज़बरदस्ती की शादी में। मेरे अपनों ने ही मेरे सपनों का गला घोंटा है और ये सिर्फ
आपकी वजह से हुआ है। आपको ज़्यादा शादी का शौक चढ़ा होगा। आयुष तमतमाते हुए, मैडम, ज़बरदस्ती आप लोगों के घर वालों ने की थी। मुझे कोई शौक नहीं था इस शादी के ड्रामे में पड़ने का। मुझे तो शादी के नाम से ही नफ़रत है। और हाँ, ये कमरा मेरा है और ये बिस्तर भी, तो इसे अपना समझने की भूल मत करना। हटिए हटिए यहाँ से, यहाँ मैं सोता हूँ। हाँ, तुम चाहो तो नीचे सो सकती हो। आयुष की बात सुनकर काव्या की आंखें लाल हो गईं और वो आयुष को बेड से नीचे धक्का मारती है, जिससे आयुष नीचे गिर जाता है। काव्या गुस्से से बोली, नीचे मैं नहीं, आप सोओगे, समझे तुम? और तुम्हारे घर वाले 500 लोगों को लेकर आए थे मुझे लेने के लिए। मैं ऐसे ही भागकर नहीं आई हूँ आपके इस घर में। इसलिए ये कमरा भी मेरा है और ये बिस्तर भी। इसलिए नीचे मैं नहीं, आप सोओगे, समझे मिस्टर आयुष सिंघानिया? आयुष गुस्से से आग बबूला हो गया और काव्या के दोनों हाथ पकड़कर बिस्तर पर गिरा दिया। अब काव्या नीचे और आयुष ऊपर। आयुष की ऐसी हरकत देखकर काव्या डर गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। कभी किसी लड़के के इतना पास कभी नहीं गई थी वो। आयुष धीरे धीरे अपना चेहरा उसके गालों के पास लाने लगा। ये क्या कर रहे हो आयुष? हटो मेरे ऊपर से, काव्या पूरी ताकत से उसे पीछे धकेलते हुए बोली। मगर आयुष को तो मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो उसके और करीब आता गया। तो दोस्तों, क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। हम बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए कहानियाँ लेकर आते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।